आंध्र प्रदेश देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य और 10वां सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र। यहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है, खासकर चावल की खेती पर। लेकिन क्या आप जानते हैं? आंध्र प्रदेश भारत के कुल मछली उत्पादन का 30% और समुद्री खाद्य निर्यात का 35% योगदान देता है। लेकिन इस राज्य में एक बड़ा विरोधाभास भी है, और यही कारण है कि पोलावरम परियोजना, पोलवरम प्रोजेक्ट, अस्तित्व में आई। यह परियोजना राज्य की सबसे गंभीर समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है, पानी की कमी और बाढ़ के बीच का संघर्ष। इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम पिछले 85 वर्षों से जारी है। इसे मूल रूप से जून 2020 तक पूरा होना था, लेकिन असंख्य चुनौतियों, प्राकृतिक आपदाओं और सरकारों के बदलाव के कारण इसकी समय सीमा बार बार बढ़ती गई। फिर भी यह परियोजना हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। तो आखिर यह प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है? और क्यों यह पूरे देश का ध्यान खींच रहा है? तो चलिए इसे समझने के लिए शुरुआत करते हैं इस राज्य के सबसे बड़े विरोधाभास से। जहां एक ओर सूखा है तो दूसरी ओर बाढ़ का खतरा। अगर हम भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के मानचित्र को देखें तो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र पर ध्यान जाता है। यह इलाका लगातार पानी की कमी से जूझता है। 2023 का विनाशकारी सूखा पिछले 15 वर्षों का सबसे बुरा सूखा था। रायलसीमा के अनंतपुर जिले में हालात इतने गंभीर हो गए कि 90% कृषि भूमि प्रभावित हुई और 63 में से 49 मंडल आधिकारिक तौर पर सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए। इसका असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं था, लाखों लोगों को अपनी जमीन छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर यहां सूखा है तो पानी की समस्या क्यों नहीं हल हो रही? यही तो असली विरोधाभास है। आंध्र प्रदेश में पानी की समस्या सिर्फ सूखे तक सीमित नहीं है। यहां बाढ़ और चक्रवात भी आम है। पूर्वी तटीय इलाकों में इतनी भारी बारिश होती है कि कभी-कभी 24 घंटों में ही साल भर की बारिश हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक बार सिर्फ 2 दिनों में ही राज्य में पूरे साल की 27% बारिश दर्ज की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे राज्य में तबाही, बाढ़ और फसलें बर्बाद हो गई। एक ही राज्य में दो विपरीत समस्याएं। दक्षिण पश्चिम रायलसीमा में भीषण सूखा, उत्तर पूर्व में विनाशकारी बाढ़। अब सवाल उठता है कि क्या कोई समाधान है? हाँ, और उसका नाम है पोलावरम परियोजना। यह एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है जिसे गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, बाढ़ के प्रभाव को कम करना, हाइड्रोपावर से बिजली उत्पादन। कैसे काम करता है यह मेगा प्रोजेक्ट? गोदावरी नदी के बाढ़ के पानी को 528 अरब गैलन पानी स्टोर करने की क्षमता होगी। यह पानी नहरों के जरिए सूखे इलाकों तक भेजा जाएगा। इस परियोजना में एक विशाल बांध बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई 7 मील और ऊंचाई 177 फीट होगी। इसमें 48 गेट होंगे जो बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। इस बांध के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट, स्टील और सीमेंट अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस स्कीम की असली चुनौती है इसे समय पर पूरा करना। 109 मिलियन क्यूबिक फीट कंक्रीट, 50,000 टन स्टील और 930,000 टन सीमेंट के साथ यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक बनने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई समय पर पूरा हो पाएगा? यह प्रोजेक्ट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सूखे और बाढ़ दोनों से बचाव होगा। हजारों किसानों को राहत मिलेगी। राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान होगा। देश की ऊर्जा और जल सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यह सिर्फ एक बांध नहीं है, बल्कि विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने वाला चमत्कार है। इसने एक नहीं, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। स्पिलवे निर्माण के दौरान नंबर 1, 1.1 मिलियन क्यूबिक फीट कंक्रीट डाला गया। नंबर 2, 24 घंटे में सबसे ज्यादा कंक्रीट डालने का रिकॉर्ड। नंबर 3, अब तक का सबसे बड़ा लगातार कंक्रीट छिद्र का निर्माण। भले ही ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग उपलब्धियां हैं। पर पोलावरम परियोजना सिर्फ कंक्रीट के लिए नहीं जानी जाती।
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 827 फीट लंबी फिश लैडर बनाई गई है, जिससे मछलियां आसानी से ऊपर की ओर प्रवास कर सकें। 4 विशेष प्रवाह छिद्रों के साथ इसे केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान सिफरी की मदद से डिजाइन किया गया है। बांध बनाने से पहले नदी के प्रवाह को मोड़ने के लिए एक विशाल चैनल खोदा गया। इस चैनल ने गोदावरी नदी के लिए एक नया जलमार्ग तैयार किया, जिससे बाढ़ के समय पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। बांध का निर्माण, तकनीक और ताकत का मिश्रण। 164 फीट ऊंचा कॉम्पैक्ट मिट्टी और पत्थर से बना स्ट्रक्चर। जमीन में एक ठोस डायाफ्राम दीवार, जो पानी के दबाव को सहने और रिसाव रोकने के लिए डिजाइन की गई थी। 130 से 393 फीट की गहराई तक 5 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार, जो भारत में अपनी तरह की पहली थी। लेकिन फिर आई 2020 की गोदावरी बाढ़। इसने डायाफ्राम दीवार को गंभीर क्षति पहुंचाई, जिससे 2150 फीट क्षेत्र में कटाव हो गया। इसका कारण? निर्माण में की गई गंभीर लापरवाही। सिंचाई मंत्री अंबाती रामबाबू तक कह चुके थे, हमें नहीं पता कि दीवार की मरम्मत करनी होगी या पूरी परियोजना का स्थान बदलना पड़ेगा। 2024 में विशेषज्ञों की एक टीम ने सिफारिश की कि एक नई मजबूत दीवार बनाई जाए। अंततः फंड जारी हुआ और निर्माण फिर से शुरू हुआ। चूंकि मुख्य बांध का निर्माण सिर्फ शुष्क क्षेत्र में किया जा सकता था, इसलिए 2 कॉफर डैम बनाए गए। 5430 फीट लंबा और 103 फीट ऊंचा निचला कॉफर डैम 2023 में पूरा हुआ। ऊपरी कॉफर डैम की ऊंचाई 144 फीट तक बढ़ाई गई, ताकि यह बाढ़ से सुरक्षित रहे। इस पूरे निर्माण में 123 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी, बजरी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया। 2020 और 2021 की भारी बाढ़ ने निर्माण को लगातार बाधित किया। लेकिन अब तेजी से काम हो रहा है और भविष्य में यह परियोजना एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। इंजीनियरों का मानना है कि एक बार निर्माण पूरा होने के बाद पानी को पूर्व में 112 मील दूर स्थित जलाशयों तक पहुंचाया जाएगा, वहीं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा पानी को पश्चिम में कृष्णा नदी की ओर भी मोड़ा जाएगा, जिससे बाढ़ और सूखे के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह परियोजना लगभग 85 साल पुरानी है? 1946 में पहला प्रस्ताव आया, कुछ स्रोतों के अनुसार यह 1941 में भी चर्चा में था। और अगर आप यह वीडियो 2025 में देख रहे हैं, तो पोलावरम परियोजना 84 साल पुरानी हो चुकी होगी। इस परियोजना का इतिहास। 1980 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तंगुतुरी अन्ना ने इसकी नींव रखी। लेकिन नौकरशाही, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय चिंताओं ने इसे रोक दिया। 2004 से 2005 में मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, क्योंकि यह 2 राज्यों के हजारों एकड़ भूमि को जलमग्न कर देता। यह परियोजना लगातार टलती रही और 2014 तक वास्तविक निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हो सका। आज की स्थिति में इस परियोजना के मुख्य बांध का 70% से अधिक काम पूरा हो चुका है और स्पिलवे, चैनल, डायाफ्राम और कॉफर डैम का 100% निर्माण पूरा हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। इस परियोजना में पुनर्वास एक बड़ी चुनौती है। शुरुआत में परियोजना के लिए 271 गांवों से 4457 परिवारों को हटाने की योजना थी। लेकिन 2014 से 15 तक यह संख्या बढ़कर 9,98,199 हो गई और अब यह 1,06,000 परिवारों तक पहुंच गई है। 80% प्रभावित लोग आदिवासी समुदाय से हैं। प्रत्येक परिवार को 6.8 लाख से 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्हें नई जमीन और घर देने की जिम्मेदारी भी सरकार पर है। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और यह हर मानसून में बाढ़ लाती है। चिन्नूर मंडल में अकेले 200 से अधिक आदिवासी बस्तियों को प्रशासन ने 66 राहत शिविरों में भेजा। 6,900 एकड़ चावल के खेत पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि 91,000 एकड़ जलमग्न हो गया। 112 मील सड़कें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुईं। 2022 में गोदावरी का जल स्तर 16 वर्षों में सबसे ऊंचा था। 2 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और 69,746 लोगों को 156 राहत शिविरों में ले जाया गया।
क्या पोलावरम इन समस्याओं का समाधान कर सकता है? बांध निश्चित रूप से बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा, लेकिन पर्यावरणविदों की एक अलग चिंता भी है। गोदावरी नदी का जलस्तर सूखे के मौसम में बहुत नीचे चला जाता है। गोदावरी का घटता जलस्तर क्यों हो रही समस्या? महाराष्ट्र में बनाए गए अनियंत्रित बांध, गन्ने की भारी सिंचाई। 2013 में जलस्तर इतना कम था कि लोग नदी के बीच चल सकते थे। मछली उत्पादन में भारी गिरावट, जिससे मछुआरों का जीवन बर्बाद हो गया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पोलावरम प्रोजेक्ट भी गोदावरी के प्रति लापरवाही का एक और उदाहरण हो सकता है। नवंबर 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। पोलावरम परियोजना को हर हाल में 2027 तक पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार ने ठेकेदारों को निर्माण तेज करने के आदेश दिए। डायाफ्राम वॉल और अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त पूरा करना चाहती है। सरकार ने अब निर्माण कार्यक्रम में बड़े बदलाव किए हैं ताकि ठेकेदार काम की समीक्षा कर सकें और सभी आवश्यक संसाधन जुटा सकें। पहले की तरह अनावश्यक देरी की कोई गुंजाइश नहीं होगी, बस प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर। अब भुगतान भी काम पूरा होने के आधार पर ही होगा। कोई काम नहीं तो कोई पेमेंट नहीं। मुख्य अभियंता के अनुसार काम को गति देने के लिए 2 और कटिंग मशीनें लाई जा रही हैं। पहली मशीन जनवरी 2025 के अंत तक साइट पर आ जानी थी। दूसरी मार्च तक आने की उम्मीद है। लेकिन गांव डूब रहे हैं और चुनौतियां अब भी बाकी हैं। ओडिशा के मांगगिरी क्षेत्र के 8 गांव पोलावरम परियोजना के पूरा होने के बाद जलमग्न हो जाएंगे। सरकार के अनुमान के मुताबिक जब जलस्तर 150 फीट तक पहुंचेगा, 1500 परिवार प्रभावित होंगे। ओडिशा में 1600 एकड़ और छत्तीसगढ़ में 1965 एकड़ भूमि डूब जाएगी। समाधान: अवरोधक दीवारें और जल निकासी व्यवस्था। सेरू नदी पर 7.5 मील लंबी एक बाधा दीवार। सबरी नदी पर 11 मील की एक और दीवार। कुल 19 मील की संरचना जो बाढ़ से भूमि और लोगों को बचाएगी। लेकिन सरकार की योजनाएं हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलती। अब सवाल यह है, क्या विस्थापित लोगों को समुचित मुआवजा और पुनर्वास मिलेगा? जबकि आंध्र प्रदेश सरकार पोलावरम को समय पर पूरा करने की कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहले से ही एक और बड़ी सिंचाई योजना लेकर आए हैं। गोदावरी से कृष्णा नदी में पानी ले जाने की योजना। उद्देश्य: रायलसीमा की सूखी जमीनों की सिंचाई और 8 मिलियन लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत 3 चरणों में काम होगा। पहला चरण: पोलावरम की दाहिनी नहर से पानी कृष्णा नदी में मोड़ा जाएगा। दूसरा चरण: पलनाडु जिले में एक नया जलाशय बनाया जाएगा। तीसरा चरण: सिंचाई और पीने के पानी के लिए जलाशय से पानी वितरित किया जाएगा। सब कुछ आसान लगता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है 17 मील लंबी सुरंग जो राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य से होकर गुजरेगी। पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए पाइपलाइन को भूमिगत ले जाना होगा। सरकार को उम्मीद है कि पर्यावरणीय मंजूरी जल्दी मिल जाएगी। लेकिन कब तक? इस परियोजना की कोई ठोस टाइमलाइन नहीं है। पहले पोलावरम पूरा होगा, फिर नई योजनाएं। भारत को सबसे पहले पोलावरम परियोजना को पूरा करने की जरूरत है। फिर ही यह किसी नई सिंचाई योजना की ओर बढ़ सकता है। आपका क्या विचार है? क्या यह सब समय पर पूरा होगा या फिर देरी और बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट करें। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।